हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। हमारा क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान का रिवीजन बैच चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें। अब तक हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और सेम हम ज्योग्राफी के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सोशल साइंस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट का मतलब है कि इजीली हम 90% स्कोर कर सकते हैं, थोड़ा सा फोकस करें तो 95 प्लस भी जा सकते हैं। अब इसमें हमने पूरे साल पढ़ा होता है, पूरे साल हमने काफ़ी चैप्टर्स पढ़े होते हैं, सबसे लेंथी सब्जेक्ट होता है। बात जब रिवीजन की आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या रिवाइज करना है और क्या रिवाइज नहीं करना है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है वो हमें रिवाइज करने। दूसरा जो एक प्रॉब्लम आती है, इश्यूज आते हैं कि कुछ जो बच्चे होते हैं उन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा होता, यहाँ आकर के एक टेंशन बढ़ जाती है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। हेल्प बुक में 150 से 200 क्वेश्चन होते हैं, स्पोर्ट मटेरियल में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो स्किप हो जाते हैं। तो हम इस सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो डिस्कस करें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में 100% आएंगे और जो आते रहें, यानी कि हम प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स को देखें तो उनमें ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहे लास्ट 10 ईयर्स में। ओके, तो आपके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है या फिर मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर ये क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं। इसमें आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। आज हम इसी MIQ यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में ज्योग्राफी के 4th चैप्टर क्लाइमेट यानी जलवायु के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेंगे। सबसे पहले हम आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। 1 मार्क्स में हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक बारिश होती है? यानी किस स्थान पर विश्व में सर्वाधिक बारिश होती है? तो ये मासिनराम है, मेघालय में। मेघालय में जो मासिनराम है वो 3 पहाड़ियों से, गारो, खासी और जयंतिया से घिरा हुआ है। यहाँ पे एक बार अगर बादल एंट्री कर लेते हैं तो उसके बाद जब तक उनमें से नमी बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती तब तक वो बाहर नहीं निकल पाते। इसीलिए मासिनराम में विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है। जोधपुर, जैसलमेर, राजस्थान में जहां 10 वर्षों में जितनी बारिश होती है वहां पर यहाँ कभी कभी एक दिन में हो जाती है। तो सोचिए कितनी बारिश होती होगी। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में जो पवन चलती है, गर्म पवन चलती है, उसको क्या कहा जाता है ये हमें बताना है। तो उसको लू कहा जाता है। ये हम सब वाकिफ है इससे। मई में लगभग ये चलना स्टार्ट करती है और मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा असहनीय हो जाता है। थर्ड जो क्वेश्चन इस चैप्टर का रहेगा 1 मार्क्स में, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? आपने देखा होगा कि जनवरी में या फरवरी में बारिश होती है नॉर्दर्न इंडिया में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली में। तो ये बारिश किस कारण होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अब ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है? यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया से आगे कौन सा कंट्री आएगा? इंडिया से आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पाकिस्तान है, ईरान है, उसके बाद अरब जो अरेबियन कंट्रीज है और यहाँ पर मेडिटेरियन सी आ जाता है, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में चक्रवात आते हैं दिसंबर और जनवरी के महीने में। उन्हीं चक्रवातों के कारण थोड़ी बहुत बारिश हमारे यहाँ पे पहुँच जाती है, उसे बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। ओके, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये बारिश होती है। इसे महावट की बारिश भी कहते हैं। हालांकि ये थोड़ी होती है लेकिन रबी के फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके बाद जो हमारा 4th क्वेश्चन है, मानसून को परिभाषित कीजिए। मानसून क्या होता है? तो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा या मलयालम भाषा के मौसम शब्द से बना है। कौन से शब्द से? मौसम शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन। यानी मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा है वो बदल जाती है। जैसे गर्मियों में कैसे चलती है? गर्मियों में ये चलती है समुद्र से स्थल की ओर, ऐसे चलती है ना, और सर्दियों में चलती है स्थल से समुद्र की ओर। इन्हें मॉनसून कहा जाता है। ओके, इंग्लिश में मॉनसून, हिंदी में मानसून कहेंगे। तो ये इतने डेफिनेशन अगर आप दे देते हो डेफिनेशन तो काफ़ी रहेगा। तो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन या बदलाव होना। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहलाती है। 5वां जो प्रश्न इस चैप्टर से बन रहा है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में 1 मार्क्स में, वो है मौसम से आप क्या समझते हो? मौसम क्या होता है? तो किसी स्थान विशेष की निश्चित समय के दौरान वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं। जैसे आप रोहिणी लगा लीजिए, ओके, रोहिणी, यमुना विहार, कोई भी इलाका ले लीजिए। तो यहाँ पर यमुना विहार में सुबह के 9 बजे
स्थान हो गया ना, निश्चित स्थान तो ये हो गया यमुना विहार, निश्चित समय हो गया सुबह के 9 बजे। तब वायुमंडल की दशा क्या है, वायुमंडल की दशा में क्या क्या लेंगे, वहां का तापमान क्या है, आर्द्रता कितनी है, वायु दाब कितना है, बारिश हो रही या नहीं हो रही, पवन किस गति से चल रही है, तो वो मौसम हो जाएगा। ओके, तो किसी स्थान विशेष की निश्चित समय के दौरान वायुमंडल की दशा को, कंडीशन को हम मौसम कहते हैं। मौसम दिन में कई बार बदल सकता है ना, जैसे सुबह मौसम ठंडा था, दोपहर को गर्म हो गया, शाम को बारिश हो सकती है। ओके, अब जलवायु क्या है, जलवायु की बात करें तो ये मौसम से ही रिलेटेड है। जलवायु लंबे समय कितना, लगभग 30 वर्ष में मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। यानी जो मौसम है वो किसी बुक का एक पेज है और जलवायु पूरी बुक है। ओके, जैसे आपका जो क्लास टेस्ट होते हैं, पीरियडिक टेस्ट होते हैं, तो वो मौसम है, और जो एनुअल एग्जाम है वो आपकी जलवायु है। तो यहाँ पर जो जलवायु क्या है, लंबे समय में लगभग 30 वर्ष में मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। हालांकि दोनों के जो कारक है वो एक जैसी, तत्व जो है वो एक जैसी है। जैसे इस जलवायु में भी तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब, पवनी, ये सब कुछ शामिल है, तो है तो एक जैसी। लेकिन जलवायु क्या है, ये मौसम का लंबे समय का औसत है, जबकि मौसम एक लघु अवधि है। मौसम की बात कहती है कि ये दिन में कई बार बदल सकता है, लेकिन जलवायु के साथ ऐसा नहीं है, जलवायु को बदलने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। उसके बाद 7वां जो क्वेश्चन है हमारा बनेगा, जेठ धाराएं क्या है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है इस चैप्टर में, जेठ धाराएं क्या है। तो जेठ धाराएं एक तरह पवनों की नदी होती है, जैसे पानी की नदी होती है ना, ऐसे बर्फ की नदी होती है जिसको हिम नदी बोलते हैं, ग्लेशियर, ऐसे पवन की नदी होती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर निश्चित दिशा में चलती है ये। ओके, इनकी गति 110 किलोमीटर से 180 किलोमीटर के बीच होती है, यानी कि ये इसकी गति है कम ज्यादा होती रहती है मौसम के अनुसार। तो जेठ धाराएं क्या है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है कि ये एक तरह पवनों की नदी है जो 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर निश्चित दिशा में चलती है, और इनकी गति 110 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उसके बाद 8th जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बनेगा, भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक है। तापांतर क्या होता है, तापांतर का अर्थ है कि एक दिन में 24 घंटे में सबसे अधिक और सबसे कम। मैक्सिमम हो गया 40 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, मिनिमम उसी 24 आवर्स में रहा 26 डिग्री, कितना डिफरेंस हो गया, 14 डिग्री सेल्सियस हो गया ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया तापांतर। यानी कि किस भाग में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है, तो राजस्थान में होता है। राजस्थान में जिस दिन गर्मी होती है 50 डिग्री सेल्सियस दिन में तापमान है, तो रात को हो सकता है वहां पर 20 डिग्री चला जाए, 30 डिग्री का झोल आ जाता है एक ही दिन में। ओके, तो सबसे ज्यादा जो तापांतर होता है, दैनिक तापांतर, वो राजस्थान में होता है। उसके बाद 4th जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बनेगा वो है कोरियोलिस बल क्या है, या फेरेल का नियम क्या है। दोनों एक ही बात है। कोरियोलिस बल क्या है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसे कोरियोलिस बल या फिर फेरेल का नियम कहते हैं। कैसे होता है ये देखिए कि ये हमारी अर्थ है। ओके, दिख रहा है ना, ये अर्थ हमारी, ये इक्वेटर है। तो कोरियोलिस बल किसके कारण पैदा हुआ, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, घूम रही ना अपने एक्सिस के ऊपर, तो उसके कारण पवनें है वो उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। इसे बोलते हैं कोरियोलिस बल। अगर ये 3 मार्क्स में आए तो आपको ऐसा छोटा सा डायग्राम बना देना है। ओके, तो पवनें लिख देना है, यहाँ पे दाईं ओर मुड़ती है ऑटोमेटिक दिखाई देगी, और यहाँ बाईं ओर मुड़ जाती है। इसे ही कोरियोलिस बल बोलते हैं और इसे ही बोलते हैं फेरेल का नियम। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। उसके बाद 9th जो क्वेश्चन हमारा बनेगा, काल बैसाखी क्या है। ये आपकी वर्कशीट में भी आया है, और अगर इस चैप्टर को अभी तो इंक्लूड नहीं किया गया पीरियोडिक टेस्ट में, तो अदरवाइज ये भी आपका कंफर्म रहता। काल बैसाखी क्या है, मानसून के आने से पहले असम और पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय गरज के साथ बारिश होती है, उसे बोलते हैं काल बैसाखी। ओके, तो मानसून के आने से पहले कौन से राज्यों में, असम और पश्चिम बंगाल में ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय है गरज के साथ बारिश होती है, तेज बारिश होती है, उसको काल बैसाखी कहते हैं। बैसाखी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैसाख के महीने में आती है। देसी जो इंडियन मंथ है उनमें एक बैसाख भी है। उसके बाद 11th जो हमारा क्वेश्चन बनता है, काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे 1 मार्क्स के। कंवार की उमस या अक्टूबर हीट से आप क्या समझते हो। अक्टूबर हीट क्या है, अक्टूबर हीट भी हिंदी में आपको दिया जा सकता है, या फिर कंवार की उमस क्या होती है। तो मानसून की जब वापसी होती है, कब वापसी शुरू होती है, अपने दिल्ली या हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, तो नॉर्दर्न इंडिया में लगभग 15 सितंबर से इसकी वापसी शुरू हो जाती है। तो मानसून की वापसी के बाद एक बार फिर से तापमान थोड़ा बढ़ने लगता है, और आर्द्रता है वो अधिक हो जाती है, यानी कि आर्द्रता ह्यूमिडिटी अधिक होती है। इसके कारण पसीना बहुत आता है, यानी मौसम है वो असहनीय हो जाता है। इसे कंवार की उमस या फिर अक्टूबर हीट कहते हैं। ओके,
अब 12th क्वेश्चन देख लीजिए। 12th क्वेश्चन जो बनेगा 1 मार्क्स में वो है मैंगो शोर या आमर वर्षा किसे कहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में केरल या कर्नाटका के तटीय भागों में, ग्रीष्म ऋतु के अंत में, अंत मतलब जब वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है, तब वहां पर केरल और कर्नाटक के तटीय भागों में होने वाली जो मानसून पूर्व की वर्षा है, यानी मानसून से पहले की जो वर्षा है, उसे मैंगो शोवर या आमर वर्षा कहते हैं, क्योंकि ये वहां पर आम के फल पकने में मदद करती है। ओके, इसलिए इसे आमर वर्षा या फिर मैंगो शोवर बोलते हैं। 13th जो हमारा क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क्स में वो है एल नीनो क्या है, हमें ये बताना है। तो एल नीनो पेरू के तट पर दिसंबर के महीने में बहने वाली एक अस्थायी गर्म जलधारा है। अस्थायी मतलब टेम्परेरी है, 3 से 5 वर्ष के बाद आती है। ओके, एक गर्म जलधारा आती है। अब ये जलधारा क्या है, जैसे नदी होती है, पानी की नदी होती है ना, बर्फ की नदी हिम नदी होती है, पवन की नदी को हमने जेट धारा कहा, ऐसे ही समुद्र में भी पानी निश्चित दिशा में बहता है। वो गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है, स्थायी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है। तो ऐसी एल नीनो पेरू के तट के नजदीक, पेरू कहाँ है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है, तो उसके तट के नजदीक दिसंबर के महीने में बहने वाली एक अस्थायी गर्म जलधारा है। अब गर्म जलधारा तो क्या होता है, वहां पर तापमान बढ़ जाता है और वायुदाब कम हो जाता है। जिस वर्ष ये एल नीनो आती है उस साल हमारे यहाँ पर बारिश कम होती है। ओके, और एल नीनो शब्द क्या है थोड़ा सा वैसे ही बता दूं, इतना ज्यादा भी हमें नहीं लिखना 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो एल नीनो जो शब्द है वो स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है यीशु मसीह, यानी कि शिशु यीशु मसीह, चाइल्ड क्रिस्ट। ओके, इसको चाइल्ड क्रिस्ट क्यों बोला गया, क्योंकि ये दिसंबर में 25 दिसंबर के आसपास ही आती है लगभग। ओके, तो ये क्या है, अस्थायी है, हर साल नहीं आती। कब आती है, 3 से 5 वर्ष में एक बार आ जाती है। और जब आती है तब क्या होता है, हमारे यहाँ बारिश कम होती है। इसलिए हमारे चैप्टर में एल नीनो के बारे में थोड़ा सा बताया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 14th क्वेश्चन बनता है, किस वर्ष अधिकतर वर्षा, किस प्रदेश में अधिकतर जो वर्षा है, बारिश है, वो अक्टूबर और नवंबर महीने में होती है। तो ये तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु में ज्यादातर बारिश होती है वो अक्टूबर नवंबर महीने में, यानी लौटता हुआ मानसून करता है। क्यों करता है ये हम आगे एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद 15th जो क्वेश्चन है हमारा 1 मार्क्स में बनेगा, इजी क्वेश्चन है, सबको पता है, अगर ये चैप्टर हमने थोड़ा सा ही पढ़ा है तो भी। मानसून का आरंभ किस महीने से होता है, तो मानसून का आरंभ है वो जून के महीने से होता है। जून में सबसे पहले लगभग 1 जून के आसपास कहाँ पहुँचता है, केरल पहुँचता है, वहीं से बारिश की शुरुआत होती है। उसके बाद 16th जो क्वेश्चन 1 मार्क्स में बनता है वो है मानसून प्रस्फोट किसे कहते हैं। मानसून प्रस्फोट या इसे मानसून का फटना भी कह सकते हैं। तो मानसून का फटना क्या होता है ये हमें बताना है। तो मानसून के आगमन पर जब नया मानसून आता है शुरुआत में, तो कई बार कुछ दिनों तक लगातार भारी बारिश होती है, उसे बोलते हैं मानसून प्रस्फोट या मानसून का फटना। ये ज्यादातर दक्षिण भारत में अधिक होता है। जैसे मुंबई में आप देखते हो जब मानसून की शुरुआत होती है वहां बाढ़ आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि कई दिनों तक लगातार बारिश होती है, 3-4 दिनों तक, तो उसे बोलते हैं मानसून का फटना या मानसून प्रस्फोट। अपने यहाँ पर भी ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर वो झड़ी जिसको बोलते हैं वो इतनी तेज बारिश नहीं होती। उसके बाद 17th जो लास्ट 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर का वो है मानसून विराम से आप क्या समझते हैं। मानसून विराम क्या होता है, तो वर्षा ऋतु के दौरान कई बार कुछ दिनों तक बारिश नहीं होती, इसे कहते हैं मानसून विराम। आप देखते हो कि बारिश का मौसम चल रहा है और 10, 15, 20 दिनों तक बिल्कुल बारिश ही नहीं हुई, लग ही नहीं रहा, वो फीलिंग ही नहीं आती कि यहाँ पे बारिश चल रही है, तो वो उसे बोलते हैं मानसून विराम। ये फसलों के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। तो ये 17 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, ये कर लोगे काफ़ी रहेगा। अब हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी कम बनेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी। पहला जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, जो पीछे कई बार आपके एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, वो है मौसम और जलवायु में अंतर बताइए। ओके, तो हमें अंतर में कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, हमें इनकी डेफिनेशन दे देनी है, काफ़ी रहेगा। तो किसी भी स्थान विशेष की निश्चित समय के दौरान वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं। किसी भी स्थान विशेष की निश्चित समय फिक्स होना चाहिए, क्योंकि समय नहीं देंगे तो पता क्या चलेगा कब का मौसम है ये। तो किसी स्थान विशेष के निश्चित समय के दौरान वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं। जलवायु क्या है, लंबे समय में लगभग 30 वर्ष में मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। अब दोनों की डेफिनेशन दे दी, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देंगे कि मौसम बुक का एक पेज है जबकि जलवायु पूरी बुक की तरह होता है। मौसम और जलवायु के जो तत्व हैं, यानी जिनसे मौसम और जलवायु बनता है, जैसे तापमान, वर्षण, आर्द्रता, पवन, वायुदाब, ये एक ही होते हैं, दोनों के सेम होते हैं। मौसम दिन में कई बार बदल सकता है जबकि जलवायु एक लंबे समय में बदलती है, धीरे धीरे उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आता है। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स में, वो बनेगा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। भारत में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है और भारत की जलवायु जैसी भी है वो वैसी क्यों है,
तो कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो उसमें पहला भारत की अक्षांशीय स्थिति। जैसे ये हम अर्थ को ले लेते हैं, इसको आप सपोज करके मानिए कि ये गोल है, वैसे गोल नहीं बना है। ओके, ये इक्वेटर है। दोबारा से हम देखते हैं कि ये हमारा अर्थ सपोज कीजिए और ये इक्वेटर है। क्लियर? तो इक्वेटर के आसपास सूर्य है वो सीधा चमकता है ना, इक्वेटर के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है, तो यहाँ ज़्यादातर उच्च तापमान रहता है पूरे साल। वेस्ट इंडीज़ के लोग देखिए ना, बस समझ जाइए कि कितना तापमान रहता है। जबकि हम जैसे उत्तर की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है। ओके, तो भारत है वो कहाँ है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री यहाँ पर है। तो एक तो हमारी अक्षांशीय स्थिति ऐसी है कि हम भूमध्य रेखा से ज़्यादा दूर भी नहीं है और ज़्यादा पास भी नहीं है, तो वो हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। जो दक्षिणी भाग है वो भूमध्य रेखा के थोड़ा नज़दीक है, तो वहाँ तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है, जबकि नॉर्दर्न जो पार्ट है वो दूर है, तो वहाँ तापमान कम रहता है। तो एक तो अक्षांशीय स्थिति प्रभावित करता है। ओके, दूसरा है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, जो इलाके समुद्र के पास है, जैसे ये जो तटीय इलाके हैं समुद्र के जो पास है, ये वाला इलाका, तो यहाँ पर तापमान पूरे साल क्या रहता है? सम जलवायु रहती है, यानी कि ना तो ज़्यादा तापमान ना ही कम तापमान, और एक जैसा ही रहता है। जो दूर के इलाके हैं वहाँ पे कड़ाके की सर्दी, कड़ाके की गर्मी, दिल्ली की सर्दी, दिल्ली की गर्मी सबको पता होगा। नॉर्दर्न जो हरियाणा, पंजाब या यूपी की गर्मी सर्दी सबको पता होगा। तो वो क्यों है? समुद्र से दूरी। तो समुद्र से दूरी है वो भी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तीसरा है वायुदाब तथा पवनें। वायुदाब तथा पवनें ये प्रभावित करता है। भारत की पूरी जलवायु वायुदाब तथा पवनों पर निर्भर है। गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है, वायुदाब कम हो जाता है ना, एयर प्रेशर कम होता है। तो यहाँ पर एयर प्रेशर, क्योंकि तापमान ज़्यादा है, एयर प्रेशर ज़्यादा है। ओके, तापमान ज़्यादा है, तापमान कम है और एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। उल्टा होगा, तापमान अगर ज़्यादा होगा टेम्परेचर, तो एयर प्रेशर क्या होगा? वायुदाब क्या होगा? तापमान ज़्यादा तो वायुदाब कम होगा। और अगर तापमान कम है, जैसे यहाँ पर, तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कितना होता है यहाँ पर? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। तो यहाँ पर तापमान कम है तो वायुदाब ज़्यादा है, और यहाँ पर तापमान ज़्यादा तो वायुदाब कम है, तो पवनें चलती है ज़्यादा से कम की तरफ। अब बारिश है वो किसके कारण होती है? इसी वायुदाब के कारण होती है, और ये जो पवनें चली इसी कारण। तो ये जो पवनें चलती है इससे भी हमारी जलवायु प्रभावित होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही हिमालय भी हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। बारिश करने में हिमालय का बड़ा योगदान है, क्योंकि मानसूनी पवनें वो पार नहीं जा पाती, हिमालय उनको पार नहीं जाने देता, इसके कारण यहीं पे बारिश हो जाती है। और ऐसे ही हिमालय सर्दियों में जो ठंडी हवाएं आती है रशिया से आने वाली, साइबेरिया से आने वाली, उनको रोक लेता है। तो हमारी जलवायु को प्रभावित किया ना हिमालय ने। ऐसे ही शीतलाकृति प्रभावित करती है कि वो पर्वतीय इलाका है या पठारी इलाका है, मैदानी इलाका है, मरुस्थल इलाका है, तो वहाँ की जलवायु अलग अलग होती है। जैसे मरुस्थल इलाका है तो वहाँ की मिट्टी जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा भी वहीं होता है, कम भी वहीं होता है। ओके, तो ये 5 प्रमुख कारक है जो हमारे देश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, वायुदाब तथा पवनें, हिमालय तथा स्थलाकृतियाँ। थोड़ा सा लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, अदरवाइज 3 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी रहेगा। उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन बनता है ये है कि कारण बताइए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो शीत ऋतु में होती है। 1 मार्क्स में भी हमने डिस्कस किया था। इसके कारण क्या है? तो पहला हम समझ लेते हैं कि क्यों होती हैं। ये यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऐसे इंडिया है। अब जो मॉनसूनी पवनें होती है वो गर्मियों में तो ऐसे चलती है ना, सर्दियों में चलती है स्थल से समुद्र की तरफ, उनकी दिशाएं बदल जाती है। अब क्योंकि वो स्थल से आ रही है, भूमि से आ रही है ना, उनमें नमी नहीं है। अब नमी नहीं है तो वो बारिश नहीं करती। लेकिन जब ये पवनें वापस लौट रही होती है तो कुछ पवनें बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है और उनमें से वहाँ से नमी ग्रहण कर लेती है। फिर ये यहाँ पर पूर्वी घाट से टकराकर पूरे तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बारिश करती है। तो इसके कारण यहाँ बारिश हो जाती है। तो ये थोड़ा सा हमने समझा। अब हम देख लेते हैं कि क्यों होती है। शीत ऋतु में पवनें धरातल से समुद्र की ओर बहने लगती है, इसलिए ये शुष्क पवनें होती है क्योंकि नमी नहीं होती और स्थल भाग पर वर्षा नहीं करती। जिस समय ये पवनें बंगाल की खाड़ी पर पहुंचती है तो वहां से आर्द्रता या फिर नमी ग्रहण कर लेती है और ये पवनें उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु तट पर पहुंचती है और आर्द्रता ग्रहण की गई ये पवनें तमिलनाडु तट पर अक्टूबर नवंबर में भारी बारिश करती है। तो क्यों करती है? क्योंकि ये जब वापस लौट रही होती है तो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण कर लेती है और पूर्वी घाट से टकरा करके तमिलनाडु में भारी बारिश करती है। कौन से महीनों में? अक्टूबर और नवंबर में। कभी भी न्यूज़ देख लेना, अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर महीने में हमें न्यूज़ में ले गई, बाढ़ आ गई है तमिलनाडु में। उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन हमारा बनेगा 3 मार्क्स में, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। शीत ऋतु की अवस्था या उसकी विशेषताएं बताइए।
तो हमें कुछ इजी से पॉइंट्स में लिखने हैं। पहला हमें लिखना आरंभ कब होता है, तो ये नवंबर दिसंबर से शुरुआत होती है इसकी। फिर अंत कब तक चलती है, फरवरी और मार्च में। थोड़ा सा लिख दोगे कि इस ऋतु की शुरुआत नवंबर दिसंबर में होती है, ओके, सेंटेंस बना दोगे पूरा। अंत कब होता है, फरवरी और मार्च तक ये चलती है, कुछ भाग में फरवरी तक और कुछ में मार्च तक भी खिंच जाती है। अब तापमान कैसा रहता है, इस ऋतु में कम रहता है, दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। वायुदाब, क्योंकि तापमान कम है तो वायुदाब इस मौसम में अधिक होता है, तभी तो पवनें उल्टी चलती है ना, अधिक वायुदाब से कम की तरफ, स्थल से समुद्र की तरफ चलती है। आर्द्रता इस मौसम में मध्यम रहती है। वर्षा कम होती है इस मौसम में। पूरे वर्ष की, हमारे जो भारत की बारिश है पूरे वर्ष की, उसका केवल 2% ही होता है इसमें। तो ये ऐसे इजी से पॉइंट्स पे लिखोगे तो ये अगर 5 मार्क्स में भी आता तो भी इतने काफ़ी रहेंगे। उसके बाद फिफ्थ जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर का 3 मार्क्स में, वो है वर्षा ऋतु की अवस्था या उसकी विशेषताएं बताइए। क्योंकि अभी तक जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखें तो ये 2 ही क्वेश्चन आए हैं इस टाइप के ऋतुओं के ऊपर। वर्षा ऋतु क्योंकि पूरा चैप्टर वर्षा के ऊपर है, मानसून पर आधारित है, तो इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे। आरंभ कब होता है, इस ऋतु का आरंभ है जून और जुलाई में होता है। 2 महीने इसलिए लिख रहे हैं कि साउथ इंडिया में तो जून से शुरुआत हो जाती है इसकी, और नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ पे जुलाई से शुरुआत होती है। आरंभ जून जुलाई में होता है, अंत सितंबर अक्टूबर में। कुछ महीनों में सितंबर में ही वर्षा टाटा बाय बाय बोल देती है और कुछ महीनों में अक्टूबर तक चलती है। तापमान इस मौसम में अधिक ही रहता है। वायुदाब की बात करें तो इस मौसम में वायुदाब कम रहता है, तभी पवनें समुद्र से स्थल की तरफ आती है ना, कम की तरफ आ रही है। आर्द्रता क्योंकि बारिश हो रही है तो अधिक रहती है। वर्षा भी अधिक होती है, पूरे वर्ष जितनी बारिश होती है उसका 75% इसी मौसम में होता है अपने यहाँ पर। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन है हमारा 3 मार्क्स में कि मानसून को एकता के सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में रिपीट होता रहा है। पहला, मानसून पूरे देश में लगभग एक समय और एक लय में आता है। एक समय मतलब कि ज़्यादा आगे पीछे नहीं, और एक लय में भी आता है कि केरल पहुंच गया, मुंबई पहुंचेगा, मध्य भारत पहुंचेगा, बंगाल आ गया, बिहार आ गया, यूपी आ गया, दिल्ली आ गया, हरियाणा आ गया, ऐसे ही पहुंचता है ना, यानी कि इसका रूट है वो फिक्स है। तो इसलिए ये एकता सी स्थापित हो जाती है कि वहां से अपने यहाँ पर ही आ रहा है। ओके। दूसरा, भारत के बहुत सारे त्योहार है वो मानसून से जुड़े हैं। जैसे तीज का त्योहार है, नॉर्थ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया में काफ़ी सारे त्योहार है, तो मानसून के साथ एक नई उमंग आती है। इससे भी ऐसे लगता है कि हम एक ही देश में रह रहे हैं। तीसरा, मानसून हमारी कृषि का भी आधार है। जब मानसून आता है तो मानसून चेहरों पर भी हरियाली ले आता है, क्योंकि खुशियाँ आती है, खुशियाँ मतलब हरियाली। ओके, तो इसलिए मानसून को पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन करने हैं। ओके, 6 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के बनेंगे, वो भी कुछ क्वेश्चन जो हमने 1 मार्क्स में डिस्कस किया उन्हीं को ही मैंने रिपीट किया है, तो टोटली वैसे 4 ही बन रहे हैं। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो ओनली 3 क्वेश्चन बनेंगे हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, और उनमें से अगर आएगा तो एक क्वेश्चन इन्हीं में से ही हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है। पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स में कि भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की विशेषताएं बताइए, ये हमें बताना है। तो पहला, भारतीय जो बारिश होती है वो अनिश्चित होती है। अनिश्चित मतलब ये पक्का पता नहीं होता कि कम होगी या ज़्यादा होगी। कई बार कम हो जाती है औसत से तो सूखा पड़ जाता है, ज़्यादा हो जाती है बाढ़ आ जाती है। तो अनिश्चित है, अनिश्चितता होती है, फिक्स नहीं होती कि बारिश कितनी होगी। ओके, होगी कि नहीं होगी, फिक्स नहीं है ना। तो पहली विशेषता ये होती है कि भारतीय जो बारिश है, मानसून है, वो अनिश्चित होता है। इसकी मात्रा है वो निश्चित नहीं होती, कभी कम होती है तो सूखा आ जाता है, और जब ज़्यादा होती है तो बाढ़ आ जाती है। दूसरा, अनियमित भी है। जैसे क्लास के बैक बेंचर्स कई बार होते हैं ना, अनियमित होते हैं, जब मर्जी छुट्टी मार ली, सैटरडे को तो स्कूल ही नहीं आते। वैसे ही हमारा मानसून है। मानसून है, कई बार तो टाइम से पहले आ जाता है, कई बार टाइम के बाद आता है, कई बार टाइम से पहले चला जाता है, कई बार टाइम के बाद चला जाता है। तो अनियमित है, इरेगुलर भी है, दूसरी विशेषता ये। तीसरा, असमान वर्षा। तीसरी जो मानसूनी वर्षा की विशेषता की असमान है। देश के कुछ ऐसे भाग है जहां पर 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। दूसरी तरफ देश के कुछ ऐसे भाग है जहां 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा भी मुश्किल से होती है। राजस्थान की बात करें, बाड़मेर जैसलमेर में 10 वर्ष में जितनी बारिश होती है उतनी एक वर्ष में चेरापूंजी मासिन राम में हो जाती है। तो सोचिए, ये भी एक विशेषता कि बारिश है वो एक समान नहीं है पूरे देश में। चौथी जो विशेषता है वो मूसलाधार बारिश है। भारतीय जो बारिश है, जैसे एक्चुअल जो बारिश के दिन है वो 40 से 42 होते हैं, जिनमें पूरे साल का कोटा पूरा लगभग 75% बारिश है वो इन्हीं डेज में होती है। तो इसीलिए भारतीय बारिश के बारे में ये कहा जाता है कि भारतीय बारिश है वो बरसती नहीं बल्कि गिरती है। इट नेवर रेन्स इन इंडिया, इट पोर्स इन इंडिया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि
हमारे यहाँ पे मूसलाधार बारिश होती है, जैसे कि दूसरे देशों में हम देखते हैं क्रिकेट मैच वगैरह देखते हुए, वहाँ पे तो हल्की बूंदाबांदी होती है, मौसम साफ। अपने यहाँ पे ऐसा नहीं होता। चौथी जो पांचवी विशेषता है, लघु अवधि होती है, कि भारतीय जो मानसूनी बारिश है उसके जो डेज की बात करें हम नॉर्थ इंडिया की, जुलाई, अगस्त और सितंबर 15 तक 2.5 महीने मुश्किल से हुए। ओके, यानी 75 से 80 दिन के आसपास की औसत होती है, कहीं पर हो सकता है 90 से 100 दिनों। तो इसकी अवधि जो है वो छोटी है, और वास्तविक वर्षा के दिन देखें तो वो 40 से 42 होते हैं। तो ये भी एक विशेषता है। छठी विशेषता ये कि भारत में जो बारिश होती है वो धरातलीय वर्षा, 3 प्रकार की बारिश होती है, संवहनीय बारिश, धरातलीय बारिश, चक्रवातीय बारिश। अपनी यहाँ पर जो मानसूनी वर्षा वो धरातलीय बारिश है, जो बारिश है वो पर्वतों से टकराने के कारण होती है। ओके, तो ये 6 विशेषता है, 4-5 भी लिख दोगे तो भी चलेगा। उसके बाद हमारा जो सेकंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है इस चैप्टर का, वो है भारत में वर्षा के वितरण पर एक नोट लिखिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट 10 ईयर्स में आई थिंक 6-7 टाइम्स से ये रिपीट हो चुका है। तो मैंने इसको ईजी बना दिया है, बुक से भी ईजी कर दिया है। तो हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला है अधिक वर्षा वाले प्रदेश। अधिक वर्षा वाले प्रदेश में वो प्रदेश शामिल है जिसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। ओके, वो इसमें शामिल रहेंगे। इसमें पश्चिमी तटीय मैदान, द्वीप समूह और पूर्वोत्तर भारत शामिल है, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। तो ये पहला समूह है। जैसे अगर हम थोड़ा सा इसको मैप को बना करके देखने की कोशिश करें कि ये कौन कौन से इलाके हैं, तो हम कोशिश करें तो ये जो इलाका है, ये इलाका यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। जो यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है और यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इन इलाकों में 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। इसके साथ साथ अगर हम पूर्वोत्तर भारत की भी बात करें, पूर्वोत्तर भारत में भी काफ़ी सारे इलाके हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। ओके, तो ये जो इलाका है पूरा, इस इलाके में भी 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। तो पहला जो हमारा हम विभाजन करेंगे कि अधिक वर्षा वाले प्रदेश, की वो उस प्रदेश जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वो इसमें शामिल रहेंगे। इसमें पश्चिमी तटीय मैदान, द्वीप समूह तथा पूर्वोत्तर भारत वो शामिल है। दूसरा जो समूह है मध्यम वर्षा वाले प्रदेश, ये उसमें वो इलाके आएंगे जहां पर बारिश 50 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसमें पूरा मध्य भारत और जो उत्तरी भारत वो आ जाएगा। जैसे बिहार की बात करें, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जो पूरा जो हमने राजस्थान जो नीचे वाले हैं उसको छोड़ के और अधिक वर्षा वाले को छोड़ के बाकी सारा देश आ गया इसमें। ओके, तो इसमें 50 से 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, यानी मध्यम वर्षा वाले प्रदेश है। तीसरा है कम वर्षा वाले प्रदेश। कम वर्षा वाले प्रदेश कौन से, कि वो प्रदेश जहां पर बारिश है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो इसमें पश्चिमी भारत में राजस्थान मुख्य तौर पर आएगा और राजस्थान के साथ लगते पड़ोसी राज्यों के कुछ हिस्से आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगभग आधा चैप्टर कवर कर लेता है कि मानसून आता कैसे है। ओके, मानसून आता कैसे, उसके मानसून की प्रक्रिया समझाएंगे, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। और कई बार ऐसे भी हो सकता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर नोट लिख दीजिए। तो आता कैसे, कहाँ से आता है, कौन से रूट से आता है, कौन से हाईवे से आता है, ये हमें इसमें बताना है। तो यहाँ पर मैंने इसको ईजी से कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो हमारा होता है उसको हम ग्रीष्मकालीन मानसून भी बोलते हैं। ग्रीष्मकालीन गर्मियों में आता ना, तो इसको बोलते हैं हम ग्रीष्मकालीन मानसून। दक्षिणी पश्चिमी क्यों बोलते हैं इसको, पता है किसी को? ये यहाँ पे थोड़ा सा मेरी ड्राइंग इतनी भी अच्छी नहीं है, फिंगर से मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये दक्षिणी पश्चिमी दिशा से आता है। ओके, जो दक्षिणी पश्चिमी दिशा है, साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन है, उससे आता है, इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उसको ग्रीष्मकालीन मानसून भी कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। इसकी 2 शाखाएं होती है, 2 शाखाएं होती है, क्योंकि कहाँ से ये डेवलप हुआ उसी के आधार पर इसकी 2 शाखाएं। तो एक तो यहाँ की हो गई अरब सागर की शाखा और दूसरी हो गई बंगाल की खाड़ी की शाखा। ओके, जो अरब सागर की शाखा है वो 1 जून को यहाँ पहुंच जाती है केरल के तट पर। कब पहुंचती है? 1 जून को। ओके, 1 जून को यहाँ पहुंच गई केरल के तट के ऊपर, और लगभग 10 जून को ये पहुंच जाती है यहाँ मुंबई। मुंबई कब पहुंचती है? 10 जून के आसपास। और ये शाखा 2 उप शाखाओं बन जाती है। एक शाखा तो मुंबई जो पहुंची वो सेंट्रल इंडिया की तरफ यहाँ निकल जाती है इस एरिया में। एक शाखा गुजरात होती हुई आगे निकल जाती है। अब आगे निकल जाती है जो अरावली है वो ऐसे है ना, तो अवरोध नहीं कर पाता, यानी रोक नहीं पाता, वो सीधी बारिश आगे जाती है हिमाचल में, धर्मशाला के पास बारिश करती है। तो इतना डिटेल नहीं बताना कहाँ बारिश करती है, धर्मशाला में करे या फिर किसी होटल पे करे, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे है
कि इस शाखा की दो उप शाखाएं होती है, एक मध्य भारत की शाखा जो मध्य भारत में बारिश करती है और एक उत्तरी भारत की शाखा जो हिमाचल प्रदेश में आगे जाकर के बारिश करती है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी की शाखा की अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो भी किस में बंटेगी, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा सबसे पहले कहाँ पहुंचेगी, ये सबसे पहले पहुंचती है लगभग 5 जून को यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। फिर ये जब उत्तर की तरफ बढ़ती है, उत्तर की तरफ बढ़ती है तो यहाँ हिमालय आ गया, हिमालय से टकराने के बाद 2 भागों में बंट जाती है, एक तो पूर्वी शाखा बन जाती है और एक पश्चिमी शाखा। जो पश्चिमी शाखा है ये शाखा दिल्ली हरियाणा में जुलाई के प्रथम सप्ताह में पहुंचती है और यहाँ पर बारिश करती है। ओके, तो ये है मैकेनिज्म, प्रक्रिया कि मॉनसून कैसे आता है, कहाँ से आता है, कैसे पहुंचता है। 7 पॉइंट्स कर लोगे तो काफ़ी रहेगा। ओके, तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपके कमेंट में काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे कि सर इतने कर लें तो काफ़ी रहेंगे। भाई इतने भी कर लोगे तो बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप 2 डेज़ में, एक्चुअली में 2 डेज़ में आप पूरी सोशल साइंस को रिवाइज कर सकते हो। 3 घंटे में हम एक बुक करेंगे, दूसरी 3 घंटे में 6 घंटे, दूसरे दिन 6 घंटे पढ़ लेंगे। 90% से कम आए तो मुझे बता देना। ओके, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब अच्छे व्यूज़ आते हैं, ज़्यादातर बच्चों के साथ जब पहुंच जाती है ये वीडियो तो अच्छा लगता है कि हाँ इस वीडियो की बच्चों को ज़रूरत है और उनके काम भी आ रही है, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना पाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।